कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि ये जो आपको घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 की पढ़ाई से शुरुआत करते हुए केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में जानेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद हम लोग भौतिकी यानी फिजिक्स में भौतिक जगत, मात्रक और मापन यानी कि फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कक्षा 11वीं की पढ़ाई के बाद हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में जानेंगे। बच्चों, मैं बता दूं कि ये वीडियो आज से शुरू होके अगले 6 दिन तक चलेगा, अलग अलग पार्ट्स में। तो आप सभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के बारे में जानें और उनकी लाइफ से प्रेरणा लें कि वह किस तरह की लाइफ जीते थे। उसके बाद बच्चों, हम कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू करेंगे और कक्षा 12वीं में हम केमिस्ट्री में ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिजिक्स में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 4। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो संयोजन प्रतिक्रिया के परिचय से। क्या आप संयोजन प्रतिक्रिया के बारे में जानते हैं? एक संयोजन प्रतिक्रिया वह प्रतिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। यह उत्पाद हमेशा एक यौगिक होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए स्क्रीन पर दिए गए चित्र 2 पदार्थ या अभिकारक के हैं। एक पदार्थ नीले रंग से दर्शा रहा है और दूसरा पदार्थ ग्रे रंग से दर्शा रहा है। जब यह 2 पदार्थ एक दूसरे में मिलते हैं तो तीसरा पदार्थ बनाते हैं जिसे यौगिक कहते हैं। इस पदार्थ में कुछ विशेषताएं नीले वाले पदार्थ की होगी और कुछ विशेषताएं ग्रे वाले पदार्थ की होगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आइए अब हम अपने विषय पे आते हैं, जो है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन को समझाने के लिए कुछ नियम दिए गए, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गै-लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम और एवोगाड्रो का नियम। आज के इस वीडियो में हम इन सारे नियमों के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले नियम से शुरू करें, जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आंतोइन लेवुसिये ने 1789 में दिया था। स्क्रीन पर दिया गया चित्र आंतोइन लेवुसिये का है।
इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। लेवियोजे ने इस नियम को समझाने के लिए एक प्रयोग किया था। आइए इस प्रयोग के बारे में जानें। उन्होंने एक फ्लास्क लिया, उसमें उन्होंने फास्फोरस और सल्फर को रखा। स्क्रीन पर दिए गए चित्र में P यानी फास्फोरस और S यानी सल्फर। जब उन्होंने इस फ्लास्क को गर्म किया तो उन्होंने यह जाना कि किसी भी चीज को गर्म या जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इस रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद मिला हुआ उत्पाद का द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर था। इस नियम के अनुसार उत्पादों के द्रव्यमान रासायनिक प्रतिक्रिया में अभिकारक यानी रिएक्टेंट के द्रव्यमान के बराबर हो जाती है। रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। परमाणुओं को नए पदार्थ बनाने के लिए पूर्ण व्यवस्थित यानी रीअरेंज किया जाता है। उन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। हमने लिया एक हाइड्रोजन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और इसमें लिया ऑक्सीजन। क्या आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनता है पानी यानी H2O। इस नियम के अनुसार अगर हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो पानी का होगा 18 ग्राम। इस तरीके से हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में जाना। अब हम अपने दूसरे नियम पे आते हैं, जो है स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम जोसेफ प्राउस्ट ने 1794 में दिया था। इस नियम को निश्चित संघटन का नियम यानी लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। हमने 2 हाइड्रोजन लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और हमने एक ऑक्सीजन लिया। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी यानी H2O बनाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 2:1 ही होगा। आइए अब बात करते हैं गुणित अनुपात के नियम के बारे में। यह नियम जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। इस नियम के अनुसार यदि 2 तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। हमने लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलाकर बनता है H2O यानी पानी। यहाँ हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम और पानी का होगा 18 ग्राम। उसी तरीके से अगर हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया तो यह H2O2 भी बनाता है यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 ग्राम होगा
और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का द्रव्यमान 34 ग्राम होगा। जब हमने यह दोनों रिएक्शंस को देखा तो यह जाना कि दोनों ही रिएक्शंस में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम होगा पानी में और 32 ग्राम होगा H2O2 में। तो हमने यह जाना कि ऑक्सीजन का अनुपात पानी और H2O2 में होगा 1:2। आइए अब बात करते हैं गैर-लुसैक का गैसीय आयतनों के नियम के बारे में। यह नियम गैर-लुसैक ने 1808 में दिया था। इस नियम के अनुसार जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, परंतु सभी गैस का समान ताप यानी टेम्परेचर और दाब यानी प्रेशर पर होना चाहिए। स्क्रीन पर दिया गया पिक्चर पानी के बनने की रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शा रहा है। इस नियम के अनुसार अगर हाइड्रोजन का आयतन 2V है, ऑक्सीजन का आयतन 1V होगा और पानी का आयतन 2V होगा। आइए अब बात करते हैं आवोगाड्रो के नियम के बारे में। यह नियम अमेलियो आवोगाड्रो ने 1811 में दिया था। इस नियम के अनुसार समान तापमान और दाब पर सभी गैसों की समान मात्रा में समान अणु होने चाहिए। इसे दूसरे शब्दों में समझें तो किसी भी गैस के आयतन उसके अणुओं की संख्या से सीधे अनुपातिक होती है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर V गैस का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ गैस है और N यहाँ पर गैस के मोलों की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। इस तरीके से हमने आवोगाड्रो के नियम के बारे में भी जाना। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में जाना। चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत संघटन के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय मात्रक एवं मापन भाग 4। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण से। उसके बाद हम पढ़ेंगे समीकरणों की विमीय संगति की जांच तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य
संबंध व्युत्पन्न करना। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। भौतिक राशियों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पर इनको और विस्तार से जानने के लिए हम उनकी विमाओं का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भौतिक राशियों के मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक से व्यक्त होने वाली सभी राशियां मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त की जाती हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, जो कि हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। इन सभी की विमाओं को गुरु कोष्ठक ब्रैकेट में बंद करके दिखाया जाता है, जैसा कि आप दाईं ओर चित्र में देख सकते हैं। और इसीलिए इनकी विमाओं को इस प्रकार लिखते हैं, जिसमें लंबाई की विमा है L, द्रव्यमान की विमा है M, समय की विमा है T, ताप की विमा है K, वैद्युत धारा की विमा है A, ज्योति तीव्रता की विमा है CD तथा पदार्थ की मात्रा की विमा है मोल। यांत्रिकी में सभी भौतिक राशियों की विमाओं को L, M तथा T के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से। इसके लिए हम एक उदाहरण सोचते हैं, जो कि हम लेते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर दूरी की विमा होगी L तथा समय की विमा होगी T। इसलिए हम चाल को विमा के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, चाल बराबर L बटे T या फिर LT-1। और इस तरह चाल बराबर हो जाएगा m0 LT-1, क्योंकि हमें MLT के रूप में लिखना है। इसलिए अगर यहाँ पर m नहीं है तो हम m की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि है त्वरण। त्वरण होता है चाल बटे समय, और चाल हम जानते हैं होता है दूरी बटे समय। इसलिए हम त्वरण को लिख सकते हैं दूरी बटे समय की घात 2। और दूरी की विमा होती है L तथा समय की विमा होती है T। इसलिए त्वरण की विमा लिख सकते हैं L बटे T2 या फिर LT-2। अब इसमें m को भी इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए हम इसे लिखेंगे त्वरण बराबर m0 LT-2। चलिए आगे बढ़ते हैं और विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र किसी भौतिक राशि का वह व्यंजक है जो बताता है कि दी हुई राशि में भौतिक राशि की कितनी विमाएं हैं। चलिए इसे उदाहरण से देखते हैं। इसका उदाहरण है चाल बराबर m0 LT-1। तो यहां पर यह चाल का विमीय सूत्र है। इसी प्रकार हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं, जो पीछे हमने डिराइव किया है। त्वरण बराबर होगा m0 LT-2, और इस प्रकार यह त्वरण का विमीय सूत्र कहलाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
और विमीय समीकरण को समझते हैं। जब किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखा जाता है तो प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। तो चलिए अपने पिछले उदाहरण को ही हम यहाँ पर लाते हैं और विमीय समीकरण के रूप में देखते हैं, जिसमें हमारा पहला उदाहरण है चाल, जिसे लिखा है v से, तो v बराबर m0 L t माइनस 1। और दूसरा उदाहरण है त्वरण, जिसको लिखा है a से, a बराबर m0 L t माइनस 2। तो यहाँ पर ये दोनों विमीय समीकरण हैं। चलिए आगे चलते हैं और समीकरणों की विमीय संगति की जांच करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं विमाओं की समघातता का सिद्धांत, जो कि इस प्रकार है। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक राशियों को केवल तभी जोड़ा तथा घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं समान हो। समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान नहीं है तो वह समीकरण गलत होती है। यदि किसी समीकरण में सभी पदों की विमाएं समान हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि समीकरण पूरी तरह से सही है। चलिए आगे हम उदाहरण से देखते हैं किस तरह। यहां पर हमने उदाहरण में लिया है न्यूटन की गति की तृतीय समीकरण, जो कि है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, जहां पर s है दूरी, u है प्रारंभिक चाल, t है समय तथा a है त्वरण। अब इनको हम विमाओं के रूप में लिखते हैं और उससे हमें समीकरण मिलती है L बराबर LT माइनस 1 t प्लस LT माइनस 2 t2, जहां पर L है दूरी की विमा, LT माइनस 1 है चाल की विमा, t है समय की विमा, LT माइनस 2 है त्वरण की विमा, और इसी प्रकार t स्क्वायर के लिए लिखा गया है t2। चलिए अब हम इस समीकरण का हल देखते हैं। इस समीकरण में t माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा t से तथा t माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा t2 से, तथा हमें समीकरण मिलेगी L बराबर L प्लस L, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी पदों की विमा समान है। इसमें सभी पदों की विमा L है, और जिससे हमें पता चलता है कि हमारी समीकरण सही है। पर यहाँ पर हम एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि एक समीकरण है s बराबर ut प्लस 3/2 at स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं कि यह समीकरण भौतिकी के नियम के अनुसार सही नहीं है, लेकिन अगर हम इस समीकरण को विमा के रूप में लिखें तब इसे भी इसी तरह लिखा जाएगा, क्योंकि विमा लिखते हुए हम नियतांक पे ध्यान नहीं देते हैं। और इस तरह इस समीकरण के लिए भी सभी पदों की विमाएं समान आएंगी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यदि समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान भी हैं, तब भी वह समीकरण गलत हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
और विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना सीखते हैं। भौतिक राशियों का संबंध विमाओं विधि द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए यह ज्ञात होना चाहिए कि दी हुई राशि की निर्भरता किन किन अन्य राशियों पर है। दी हुई राशि को अन्य राशियों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। हम उदाहरण लेते हैं बल का। बल निर्भर करता है द्रव्यमान तथा त्वरण पर। इसलिए हम बल को द्रव्यमान और त्वरण की घातों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो यहां हमने लिखा बल बराबर के यहां पर कोई नियतांक यानी कांस्टेंट है, गुणा द्रव्यमान की घात a गुणा त्वरण की घात b। तो चलिए अब हम इस समीकरण में सबकी विमाएं लिखते हैं। तो यहां लिखा हमने बल की विमा mLT - 2, द्रव्यमान की विमा m तथा त्वरण की विमा LT - 2। तो इस तरह समीकरण बनी mLT - 2 बराबर k गुणा m की घात a गुणा LT - 2 की घात b। इसको हल करके लिखा जा सकता है m1 L1 T - 2 बराबर k इंटू m की घात a L की घात b t की घात -2b। अब हम इस समीकरण में घातों की तुलना करके a और b के मान निकाल सकते हैं, जो इस तरह से है। a का मान आएगा 1 और इसी तरह b का भी मान आएगा 1। अब हम a और b के मान बल की समीकरण में रखते हैं, जिससे हमें मिलता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। इस समीकरण के लिए k का मान 1 होता है और इस तरह हमें विमाओं द्वारा बल का सूत्र मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा विमीय सूत्र एवं समीकरण के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा विमाओं की समघातता सिद्धांत तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगले वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे सरल रेखा में गति। धन्यवाद। हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में जानेंगे। तो आप सभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के बारे में जानें और उनकी लाइफ से प्रेरणा लें कि वह किस तरह की लाइफ जीते थे।
मैं एक गहरा कुआं हूं इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए कि उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, ज़ैनुल आबिदीन और आशी अम्मा के बेटे की कहानी। उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर अपने भाई की मदद करता था। उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्य अय्यर और अय्यदुराई सोलोमन ने की। उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पंडले मास्टर ने तालीम दी, MG मेनन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना। और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया। मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा, न बेटी, न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी विरासत है। मेरे परदादा अबुल, मेरे दादा फकीर और मेरे वालिद ज़ैनुल आबिदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अमर है, लाफानी है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा ज़ैनुल आबिदीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास और हौसला था। और मेरी मां जैसी मददगार थी आशी अम्मा। उनकी कई औलादों में एक मैं भी था, बुलंद कामत माँ बाप का एक छोटे से कद वाला मामूली शक्ल सूरत का लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 19वीं सदी में बना था। काफी वसी और पक्का मकान था रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहते थे, मगर जरूरियात की तमाम चीजें मुयस्सर थीं। सच तो यह है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, मादी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी, मटीरियली एंड इमोशनली। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफी हिंदू घराने थे जो बड़े इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी जहां मेरे अब्बा मुझे हर शाम नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुरोहित
पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। मेरी बचपन की यादों में आंकी हुई एक याद ये भी थी कि अपने अपने रवायती लिबास में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मामलों को भी तमिल की आम जबान में बयान कर लिया करते थे। एक बार मुझसे कहा था, जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम ठोस अवस्था का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि हम आज के इस वीडियो में कौन कौन से विषयों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम धातु आधिक्य दोष के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं धातु आधिक्य दोष से। अभी जो आपके सामने चित्र आया है वो NaCl ठोस का चित्र है। NaCl ठोस Na+ और Cl- से मिलके बना होता है। अब होता क्या है, एक जगह से Cl- गायब हो जाता है। Cl- के बाहर निकलने की वजह से उस जगह में एक इलेक्ट्रॉन कब्जा कर लेता है। जब वो इलेक्ट्रॉन कब्जा कर लेता है तो उस जगह को जहां पर वो इलेक्ट्रॉन होता है उसे F सेंटर कहा जाता है। F सेंटर जो होता है वो ठोस को रंग प्रदान करता है। तो यह होता है धातु आधिक्य दोष। अब बात करते हैं ठोस के विद्युतीय गुण। अगर हम विद्युतीय गुणों के हिसाब से ठोसों का वर्गीकरण करें तो ठोस 3 प्रकार के होते हैं: चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक। चालक वो ठोस होते हैं जो अपने में से विद्युत को आराम से जाने देते हैं। विद्युतरोधी वो होते हैं जो विद्युत का विरोध करते हैं, उनमें से विद्युत नहीं जा पाती। और अर्धचालक वह ठोस होते हैं जिनमें से विद्युत किसी किसी अवस्था में जा पाती है और किसी अवस्था में वो विद्युत का विरोध करते हैं। अब बात करते हैं ठोस पदार्थों में विद्युत का प्रवाह। इसको हम बैंड डायग्राम से समझते हैं। बैंड डायग्राम में क्या होता है, 2 तरह के बैंड होते हैं। एक होता है रिक्ति बैंड और एक होता है संयोजक बैंड। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो नीले रंग में बैंड है उसे रिक्ति बैंड कहते हैं और जो सफेद रंग में बैंड है उसे संयोजक बैंड कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिक्ति बैंड में मौजूद होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि विद्युत का प्रवाह हो तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन को रिक्ति बैंड से संयोजक बैंड में डालना होगा। यह तभी मुमकिन है जब दोनों बैंडों के बीच का जो अंतराल है वो लघु हो या फिर वो हो ही ना। तो धातु के केस में क्या होता है, जो रिक्ति बैंड होता है और जो संयोजक बैंड होता है वो एक दूसरे के ऊपर समा जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, विद्युत के प्रवाह में कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता। और वहीं अगर हम बात करें अचालक की, तो अचालक के केस में क्या होता है, रिक्ति बैंड और संयोजक बैंड के बीच में जो अंतराल होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस अंतर को लांघ नहीं पाता और उसमें से चालन नहीं हो पाता। तो अब बात करते हैं अर्धचालक की। तो अर्धचालक के केस में क्या होता है, जो रिक्ति बैंड होता है और जो संयोजक बैंड होता है उसमें जो अंतर होता है वो लघु होता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किसी किसी अवस्था में उस अंतराल को लांघ पाता है और किसी किसी अवस्था में उस अंतराल को नहीं लांघ पाता। इसीलिए अर्धचालक के केस में विद्युत का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये था एनर्जी बैंड डायग्राम। अब बात करते हैं परिभाषाओं की। कुछ परिभाषाएं हैं जिनको
आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ी महत्वपूर्ण है वो परीक्षा के उद्देश्य से। पहली परिभाषा है अपमिश्रण। इस प्रक्रिया में चालकता बढ़ाने के लिए ठोस में उचित अशुद्धि मिलाई जाती है। वैसे तो हमने बचपन से ये सीखा है कि अशुद्धि को नहीं मिलाना चाहिए किसी भी चीज में, क्योंकि चीजें शुद्ध ही सही रहती हैं, लेकिन ठोसों के केस में ऐसा नहीं होता। ठोसों के केस में हम उचित मात्रा में अशुद्धि मिलाते हैं। इसका कारण ये है कि अशुद्धि मिलाने से ठोसों की चालकता बढ़ती है। तो यह अपमिश्रण की परिभाषा है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों की। ये अशुद्धियां वो होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि, इन अशुद्धियों में कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जैसा इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में मौजूद होता था, इन अशुद्धियों में इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों को अंग्रेजी में एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों को अंग्रेजी में पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब बात करते हैं ठोसों के चुंबकीय गुणों की। सबसे पहले बात करते हैं अनुचुंबकत्व पदार्थों की। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अगर हम इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वो क्षेत्र इन पदार्थों को अपनी तरफ दुर्बल रूप से आकर्षित करेगा। फिर आते हैं प्रतिचुंबकत्व पदार्थ। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रतिचुंबकत्व पदार्थों को अपने आप से दूर भेजने की कोशिश करता है। फिर आते हैं लोह चुंबकत्व पदार्थ। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं। मतलब अगर हम इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र इन्हें प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करेगा। लोह चुंबकत्व पदार्थों का सबसे अच्छा उदाहरण है लोहा और कोबाल्ट और निकल। अब बात करते हैं प्रतिलोह चुंबकत्व पदार्थों की। इन पदार्थों में डोमेन जो होते हैं वह एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। तो यह थे ठोसों के चुंबकीय गुण। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए देखते हैं हमने आज की इस वीडियो में कौन कौन सी चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने धातु आदिक के दोषों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी और एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी भाग 1 से ये सारी चीजें एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा और इस अध्याय के सारे प्रश्न एक बार हल कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, अभी तक हम चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 3 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इसका चौथा भाग समझेंगे और इस चौथे पार्ट में हम जो विषय समझेंगे वो है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में कूलॉम नियम को समझा था, जिससे हम किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को माप सकते हैं। अब जैसे यहाँ आवेश Q दूसरे आवेश Q पर बल लगा रहा है, जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R की घात 2। लेकिन यहाँ
एक प्रश्न ये भी उठता है कि इस आवेश Q की अनुपस्थिति में भी क्या ये आवेश Q इसी तरह बल लगाता रहेगा? तो हाँ दोस्तों, ये आवेश Q ठीक इसी तरह बल लगाता रहता है। बस हमें इसकी उपस्थिति तभी अनुभव होती है जब कोई अन्य आवेश इसके आसपास आ जाए, और ये बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। लेकिन दोस्तों, ये बल अनंत दूरी तक अनुभव नहीं किया जा सकता। ये एक निश्चित दूरी तक ही अनुभव किया जा सकता है, और इसी क्षेत्र जिसमें ये बल अनुभव हो कहलाता है वैद्युत क्षेत्र, और ये बराबर होता है आवेश Q की वजह से किसी इकाई आवेश पर लगने वाले बल के बराबर, यानी F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यानी हम लिख सकते हैं कि E बराबर होता है F/Q, जो बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। किसी धनावेश Q की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और ये आवेश इकाई आवेश को अपने से दूर धकेलता है, यानी इस क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह से होगी। वहीं किसी ऋणात्मक आवेश Q की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र होगा ऋणात्मक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और यहाँ ये ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है आवेश की वजह से इकाई आवेश पर लगने वाले खिंचाव को, यानी अब क्षेत्र की दिशा पहले के विपरीत, यानी कुछ इस तरह से होगी। इसके अलावा दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की इकाई होती है न्यूटन प्रति कूलाम। आइए अब बात करते हैं अलग अलग आकार वाले आवेशित वस्तुओं की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की। तो दोस्तों, किसी आवेशित चादर की वजह से वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से होगा, यानी क्षेत्र की दिशा चादर के लंबवत होगी, जबकि किसी तार जो बेलनाकार आकृति का होता है उसमें भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बेलन के वक्र पृष्ठ के सतह के लंबवत होगी। और अगर किसी आवेशित गोले से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वो बाहर या अंदर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है। आइए अब समझते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को। दोस्तों, हमने किसी आवेश की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र को समझा, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। लेकिन दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, यानी परिमाण के साथ साथ इसकी एक दिशा भी होती है। अब जैसे यहाँ इस आवेश की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होगी। इसके अलावा क्योंकि ये क्षेत्र r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए जैसे जैसे इस आवेश से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्षेत्र की तीव्रता कम होने लगेगी। इसीलिए हम क्षेत्र के सदिशों को बनाएं तो वो आवेश के पास लंबे यानी ज्यादा तीव्र और आवेश से दूर छोटे यानी कम तीव्र होंगे। और इन्हीं दिशा सदिशों को मिलाकर बनने वाली रेखाएं कहलाती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। दोस्तों, किसी धनावेश की वजह से जो क्षेत्र रेखाएं बनती हैं उनकी दिशा बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है, जबकि किसी ऋणावेश की वजह से बनने वाली क्षेत्र रेखाओं की दिशा अंदर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है। अगर हम दो समान आवेश को आसपास रखें तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर जाती हैं, कुछ इस तरह से। जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे की तरफ मुड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण भी होते हैं जो कुछ इस तरह से हैं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ कर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त ये रेखाएं कभी नहीं टूटती,
दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और अंत में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो के टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे। आइए आज के इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड एक उदाहरण समझते हैं। 5 माइक्रोकूलम के एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर एक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभवी वैद्युत क्षेत्र के परिमाण की गणना करें। बिंदु आवेश द्वारा निर्मित वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी बताएं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें दिया गया है कि आवेश 5 माइक्रोकूलम से 1 मीटर की दूरी पर है कोई परीक्षण आवेश, यानी यहाँ इस केस में Q होगा 5 माइक्रो यानी 5 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 6 कूलम और R है 1 मीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र का परिमाण मापने का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2। तो यहाँ पर Q और R का मान रखने और सॉल्व करने पर E आता है 45,000 न्यूटन। और दोस्तों, क्योंकि यह आवेश Q एक धनावेश है और जैसा कि हम जानते ही हैं कि किसी धनावेश की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है, यानी यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को, जिसमें हमने देखा कि किसी धनावेश की वजह से क्षेत्र रेखाओं की दिशा बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होती है, जबकि किसी ऋणावेश की वजह से दिशा होती है अंदर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय। हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे इसी चैप्टर के आगे के कुछ टॉपिक्स, जो हैं वैद्युत फ्लक्स, गाउस नियम और गाउस नियम के कुछ अनुप्रयोग। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।